नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी पेशाब कांड पर बुरी फंसी बीजेपी की, महाराष्ट्र की पावर प्ले में मजबूत होते शरद पवार की, देखेंगे कि किस तरह एमपी में कांग्रेस ने बनाई मजबूत चुनावी रणनीति, राजद के स्थापना दिवस पर अपने खास अंदाज में पीएम मोदी पर बरसे लालू यादव, और मणिपुर में बीजेपी की बीरेन सिंह सरकार के फैसले पर उठे सवाल की, और बुलेटिन में आखिर में बात होगी अमित शाह को पत्र लिखने वाले पूर्व नौकरशाहों की। इसके अलावा और भी कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले देखते हैं सुर्खियां। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने बैठक के बाद यूसीसी का विरोध करने का किया फैसला। बोर्ड ने लेटर जारी कर लोगों से विरोध करने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर घेरा। कहा, महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और बीजेपी सत्ता के लालच में पड़ी है। पंचायत चुनाव से 3 दिन पहले बंगाल में फिर हुआ बवाल। साउथ 24 परगना में टीएमसी आईएसएफ समर्थकों के बीच बमबाजी में 17 साल के टीएमसी समर्थक की गई जान। 3 दिन बाद होना है पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव। शेयर बाजार में रहा फ्लैट कारोबार। सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 65,446 पर हुआ बंद। निफ्टी 9 अंकों की तेजी के साथ 19,398 पर पहुंचा। मध्य प्रदेश में चुनाव के चंद महीनों पहले पेशाब कांड पर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। सीधी में एक आदिवासी पर पेशाब करने और उसका वीडियो बनाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालात को संभालने की कोशिश में शिवराज सरकार की पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर भी मामला इतनी जल्दी शांत होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। क्या कहा है राहुल ने और क्या हुआ है अब तक, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के सीधी से आए एक वीडियो ने कल से बीजेपी की हालत खराब करके रखी है। वीडियो में दिख रहा है कि प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब की। प्रवेश शुक्ला को बीजेपी का नेता कहा जा रहा था, हालांकि बीजेपी ने इससे इनकार कर दिया। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भाजपा राज में आदिवासी भाइयों और बहनों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता के अमानवीय अपराध से सारी इंसानियत शर्मसार हुई है। ये भाजपा का आदिवासियों और दलितों के प्रति नफरत का घिनौना चेहरा और असली चरित्र है। वहीं अब सीधी पेशाब कांड में कांग्रेस राज्यपाल और राष्ट्रपति से शिकायत करने वाली है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। कांग्रेस इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन भी करेगी। कांग्रेस के इस तेवर से बीजेपी बैकफुट पर है। आपको बता दें कि इससे पहले वीडियो के सामने आने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर निंदा की थी। सीएम चौहान ने ट्वीट किया था, मेरे संज्ञान में सीधी जिले का एक वायरल वीडियो आया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर एनएसए भी लगाया जाए। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने यह ट्वीट भी किया कि अपराधी केवल अपराधी होता है, उसकी कोई जाति, धर्म या पार्टी नहीं होती। सीधी मामले को लेकर मैंने निर्देश दिए हैं, अभियुक्त को ऐसी सजा दी जाएगी जो उदाहरण बने, हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर आईपीसी की धारा 323, 123, 294, 506 और एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं प्रवेश शुक्ला के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया है, लेकिन इतना करने के बाद भी बीजेपी पर इस कांड का फंदा कसता जा रहा है। एमपी में बीजेपी घिर गई है, वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी में 2 फाड़ होने पर बीजेपी पर उंगलियां उठ रही हैं। आज एनसीपी के दोनों गुटों की अलग अलग बैठक हुई। एनसीपी चीफ शरद पवार से छिड़ी बगावत अब अगली दौर में पहुंच गई है, जहां एक तरफ शरद पवार अपनी सियासी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दोनों नेताओं में खींचतान का दौर जारी रहा। आज महाराष्ट्र का सियासी पारा अपने पूरे चरम पर रहा। इसकी वजह अजीत पवार और शरद पवार के बीच जारी खींचतान रही। आज दोनों नेताओं ने एनसीपी की बैठक बुलाकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान अपने चाचा से बगावत करने वाले अजीत पवार का दावा खोखला साबित होता नजर आया, क्योंकि अजीत पवार की बैठक में 31 विधायक और 4 एमएलसी पहुंचे। बैठक को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने माना कि उन्होंने जितने विधायकों के समर्थन का दावा किया था उतने इस बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि कई विधायक आज यहाँ नहीं हैं, कुछ अस्पताल गए हैं, कुछ नहीं पहुंच सके। कुछ विधायक वाई बी चौहान सेंटर में हैं, लेकिन सभी मेरे संपर्क में हैं।
अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने बड़ा दावा किया है। इसमें शरद पवार की जगह अजीत पवार को एनसीपी का अध्यक्ष बनाने का दावा किया गया है। जहां एक तरफ शक्ति प्रदर्शन के दौरान अजीत पवार की हवा निकलती नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ताकत का एहसास करवाते हुए शरद पवार ने बागियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। शरद पवार ने अपने संबोधन में कहा कि जो लोग बीजेपी के साथ गए उनका इतिहास याद करना चाहिए। पंजाब में अकाली दल अब बीजेपी के साथ नहीं है। बिहार और आंध्र प्रदेश में बीजेपी सरकार से बाहर हुई, उसका गठबंधन टूटा। जो भी बीजेपी के साथ गया बाद में वो बाहर हो गया। बीजेपी गठबंधन वाली पार्टी को बर्बाद कर देती है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने कहा कि नागालैंड का उदाहरण महाराष्ट्र में देना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां सीमाई राज्यों में स्थिरता के लिए एनसीपी बीजेपी के साथ गई। दरअसल अजीत पवार ने कहा था कि अगर नागालैंड में एनसीपी बीजेपी को समर्थन कर सकती है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। अब शरद पवार की दहाड़ से विरोधी खेमा का पस्त होना तय है, लेकिन अजीत पवार के साथ उनकी जंग का फैसला चुनाव आयोग करेगा। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस जंग को लेकर क्या निर्णय देता है। एनसीपी का भविष्य क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। वहीं एमपी में चुनावी हलचल पर भी अब सबका ध्यान है। कुछ ही महीनों में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की ताकत को देखते हुए बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सरकार बनाने की दावेदारी से डरी हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आने वाले 50 दिनों का प्लान तैयार कर लिया है। तो क्या है कांग्रेस का वो प्लान जिससे डरी हुई है बीजेपी? देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बस कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रदेश में 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए लोग एक एक कर कांग्रेस में वापस लौट रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान का आगाज 12 जून को जबलपुर से कर चुकी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आने वाले 50 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की 6 सार्वजनिक रैलियां आयोजित करने की योजना बनाई है। प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी भी एमपी आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राहुल गांधी उसी जगह से अपना चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं जहां पिछले सप्ताह पीएम मोदी पहुंचे थे। राहुल शहडोल के बयोहारी में एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी एमपी की जमीन से बीजेपी पर गरजने वाली हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी की जबलपुर रैली के बाद ग्वालियर में 22 जून को एक रैली होने वाली है और इसके साथ ही 25 अगस्त को 3 ओबीसी, एससी और एसटी की अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों में रैली होगी। गौरतलब है कि बीजेपी देश में कई मुद्दों को लेकर घिरी हुई नजर आ रही है और इसका प्रमाण ये है कि पिछले सप्ताह पीएम मोदी राजधानी भोपाल तक तो आए, लेकिन कोई भी बड़ी जनसभा नहीं की और सिर्फ यूसीसी पर वकालत कर वापस लौट गए। कांग्रेस का प्लान एमपी के लिए तैयार है। वहीं लालू प्रसाद ने भी बता दिया है कि उनका प्लान बीजेपी के आगे झुकना नहीं है, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना है। आरजेडी खड़ी करने वाले लालू प्रसाद ने राजद के स्थापना दिवस पर खास अंदाज में सीधे पीएम मोदी को चुनौती दी। देखिए रिपोर्ट। बिहार की सत्ता पर काबिज महागठबंधन के प्रमुख घटक राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन पार्टी की स्थापना हुई थी। पूरे बिहार के कार्यकर्ता पार्टी का स्थापना दिवस जोर शोर से मना रहे हैं। 27वें स्थापना दिवस पर प्रदेश कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने झंडा फहराकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। दरअसल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये पहला कार्यक्रम था जब लालू प्रसाद यादव आरजेडी दफ्तर पहुंचे और सार्वजनिक मंच से गरजे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर दिखे। सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में भोजपुरी में कहा, उखाड़ के फेंक देव नरेंद्र मोदी, समझ ला, ज्यादा जुल्म नहीं करना, कोई ठहरा नहीं, जिस पर चाहते हैं मुकदमा करो, मुकदमा करो, जब तू न रहबा तब का होई। उन्होंने कहा कि देहात में पहले लोग गरीबों को ऐसे ही सताते थे। वे गरीबों को कहते थे कि कोर्ट में केस कर देंगे, हाई कोर्ट तक पहुंचा देंगे। लालू यादव ने हालांकि ये भी कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लालू प्रसाद ने कहा कि देश में भाईचारे को तोड़ा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, नरेंद्र मोदी देश को तोड़ रहे हैं। इस दौरान लालू यादव ने पुराने दिनों का जिक्र किया और कहा कि उन्हें तब अलग पार्टी बनानी पड़ी जब उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। उधर आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आइए इस स्थापना दिवस पर हम संकल्प लें कि देश की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए एकजुट होकर 9 वर्षों से केंद्र में बैठी किसान, युवा, छात्र, महिला, कर्मचारी, व्यापारी और संविधान विरोधी तानाशाही बीजेपी सरकार को बदलेंगे।
लालू जी के इस तेवर से बीजेपी डर सकती है। डर तो उसे राजस्थान में भी लग रहा है, जहां कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी के मंसूबे पर पानी फिर सकता है। साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले कई दिनों से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का आज दिल्ली आना जाना लगा हुआ है। इसी कड़ी में अब दिल्ली में राजस्थान के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाना है। तो कब हो रही है दिल्ली में बैठक और कौन कौन होंगे शामिल, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद होने हैं और इसको लेकर कांग्रेस नेता और प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने राज्य के प्रमुख नेताओं की दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है और इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस की ये अहम बैठक 6 जुलाई को होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट के बीच विवाद को देखते हुए दिल्ली मुख्यालय में होने वाली बैठक में सचिन पायलट पर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले करीब हफ्ते भर पहले भी दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की एक अहम बैठक हो चुकी है। बैठक में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत तीनों सह प्रभारी भी मौजूद थे। वहीं कांग्रेस की तैयारी से बीजेपी पहले से ही परेशान नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस बैठक के बाद बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। राजस्थान पर कांग्रेस का फैसला क्या होगा, ये कल की बैठक के बाद पता चल जाएगा। लेकिन मणिपुर का क्या होगा, अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राज्य में 3 मई से शुरू हुआ बवाल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। रोजाना किसी न किसी जिले से संघर्ष की खबरें आती रहती है। वहीं बवाल के बीच सीएम एन बीरेंद्र सिंह ने राज्य में आज से 1ली से लेकर 8वीं तक के स्कूल को खोलने का फैसला लिया, जिससे हर कोई हैरान है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में अब भी हालात ठीक नहीं है। 2 समुदाय के बीच हुई झड़प के बाद से ही मणिपुर का माहौल अशांत बना हुआ है। इसे लेकर राज्य और केंद्र सरकार चौतरफा घिर चुकी है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार हालात पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई है। इसी कड़ी में थोबल जिले में संघर्ष देखने को मिला, जहां भीड़ ने इंडियन रिजर्व फोर्स के एक कैंप से हथियार और गोला बारूद लूटने की कोशिश की। भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने हवाई फायरिंग की, जिसमें 27 साल के एक युवक की जान चली गई। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ ने हथियार और गोला बारूद लूटने के लिए खंगाबोक इलाके में 3री IRB बटालियन के शिविर पर हमला करने की कोशिश की। जल्द ही सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पहले आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। जैसे ही सशस्त्र भीड़ ने गोलियां चलाई, सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस बीच मणिपुर में आज 5 जुलाई से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खुल गए हैं। शिक्षा विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया था कि राज्य में 3 मई से जातीय संघर्ष के चलते बंद हुए स्कूल 5 जुलाई से खोले जाएंगे। बता दें कि मई के पहले सप्ताह में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से ही स्कूल बंद थे। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य के पहाड़ी और घाटी जिलों में स्थापित बंकरों को हटा दिया जाएगा, जबकि मैतेई और कुकी दोनों किसानों को सुरक्षा प्रदान के लिए अतिरिक्त राज्य बलों को तैनात किया गया है, ताकि कृषि गतिविधियां शुरू हो सके। लेकिन सीएम के इस फैसले से सभी के मन में एक सवाल तो जरूर उठ रहा है कि प्रदेश में बेकाबू हालात के बीच स्कूल खोलना कहीं जल्दबाजी में उठाया गया कदम तो नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पूर्व नौकरशाहों के लिखे खत की। आपको बता दें कि मोदी सरकार का विरोध और असहमति की आवाज को दबाने का आरोप लगातार लगता ही रहता है। कभी विपक्षी दल तो कभी स्वतंत्र संस्थान इल्जाम लगाते हैं कि सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को सत्ता की ताकत से दबा देती है। सरकार ने वंचित समुदायों के बीच काम करने वाले कई NGOs के साथ भी ऐसा ही किया, जिस पर अब 80 से अधिक सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। क्या लिखा है इस चिट्ठी में, आइए देखते हैं। देश के हाशिए के समुदायों के बीच काम करने वाले NGOs की फंडिंग को लेकर सवाल खड़े करने और उनके FCRA लाइसेंस को रद्द करने के सरकार के रवैये पर अब पूर्व नौकरशाहों ने आवाज उठाई है। 80 से ज्यादा रिटायर्ड नौकरशाहों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि NGOs के साथ प्रतिद्वंदी के बजाय सहयोगात्मक रुख अपनाया जाए। बीते समय में कई NGO के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA लाइसेंस रद्द या निलंबित किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में अमित शाह से कहा, मतभेद या असहमति की हर अभिव्यक्ति को देश की अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन या सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं माना जा सकता है।
आपके गृह मंत्रालय और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाइयां इस संदेह को जन्म देती हैं कि देश के सामाजिक आर्थिक संकेतकों के बारे में स्वतंत्र मूल्यांकन या दृष्टिकोण का स्वागत नहीं है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, ऑक्सफैम इंडिया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज को रद्द करने या निलंबित करने का जिक्र करते हुए पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि उनकी गतिविधियों का उद्देश्य भारतीय समाज के सबसे वंचित वर्गों की समस्याओं का समाधान करना है। पत्र में आगे कहा गया है कि इन संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द करना और सरकार की एजेंसियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई शुरू करना एफसीआरए के अत्यधिक त्रुटिपूर्ण प्रावधानों का परिणाम है। बयान में आगे कहा गया है कि ऐसा लगता है कि एफसीआरए का उपयोग करके भारत सरकार नागरिक समाज संगठनों को विदेशी स्रोतों से धन लेने से रोकना चाहती है, जबकि निजी क्षेत्र डिजिटल और प्रिंट मीडिया और राजनीतिक दलों को विदेशी धन तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की अनुमति देती है। एफसीआरए में व्यापक बदलाव का आह्वान करते हुए पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि इसे प्रतिबंधात्मक कानून के बजाय अधिक सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने अमित शाह से आग्रह किया कि हमें उम्मीद है कि आपकी सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी और अपने नियंत्रण वाली एजेंसियों को भारत के लोगों, विशेषकर इसके सबसे हाशिए पर मौजूद और वंचित वर्गों की सेवा करने वाले संगठनों का अनावश्यक उत्पीड़न रोकने का निर्देश देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।